हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसकी पाठ 1 से लेकर के पाठ 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। मतलब बच्चों, पाठ 1 से लेकर 5 तक ए टू जेड फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं और जो आपकी बुक है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पाठ 1 आपका आ जाता है। इसका नाम है आपका पाठ 1 मेरी भावना। अब इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। तो पाठ 1 से लेकर 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस एक ही वीडियो में देख लीजिएगा। और क्रम वाइज पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, पार्ट 4 और फिर पार्ट 5। पहले नंबर का प्रश्न आपका है, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन अलंकार आएगा। अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? अब इसके अकॉर्डिंग जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार और सेवा करनी चाहिए, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका होगा क्या? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद में मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि कौन सा कार्य करना चाहता है? तो जो 5th नंबर के क्वेश्चन में आप उत्तर ये कर लोगे। मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि उस जीवन में अच्छे निंदनाय परोपकार करना चाहता है। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। इसके बाद में आपको दिया है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें आप करोगे, मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय, नैतिकता जैसी मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं, जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस संसार में हमारा जीवन सभी के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। इस पंक्ति द्वारा कवि यही कहना चाहता है। अब ये प्रश्न क्रमांक आपका 9 है। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। इसमें आप करोगे, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? इसमें आप करोगे, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अब सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित बच्चों एक कहानी आपको लिखनी है। देखिए, यहाँ से हम आपको कहानी बता रहे हैं, इस प्रकार से आप लिख लोगे। तो ये कहानी आप देख करके कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पार्ट 2 दादी की घड़ी आ जाता है। कक्षा 7 में हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। इसमें आपको दिया है, विवाह ना आते ही जोरदार ऐलान किया, क्या रेखांकित शब्दांश है? तो ए वाला ऑप्शन निपात आपको उत्तर करना है। तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की तरकीब दीपू ने किसने बताई? दादी ने बताई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आंगन में पड़ी खटिया पर जा बैठा चुपचाप। बाकी को सही पाठ्यक्रम के अनुसार जमाना है। तो आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा आपका सही होगा। दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? आलाम घड़ी की बड़ी इच्छा थी। ठीक है, और ये पूरा प्रश्न उत्तर के साथ आपको कर लेना है।
दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो उसके दोस्त तो उससे ईर्ष्या ही करते थे। पूरे घर में वह सबका लाडला था, पर उसे इस बात की ज़रा भी खुशी नहीं थी। सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो चुप होना होता है इसका मतलब अर्थ। घड़ी के टूट जाने के बाद भैया की डांट से दीपू दम साध गया। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होगा। और देखिए घड़ी कैसे टूट गई। तो बिस्तर पर इधर उधर चहलकदमी करते हुए दीपू ने नींद में घड़ी को जोर से किक मार दी। घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। इसके बाद में आप 9 नंबर का क्वेश्चन करोगे। इसमें आपको दिया है दीपू दीदी और भैया के कौन सी कार्य करता था, कोई 2 कार्य लिखिए। तो दीदी के सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। नेक्स्ट हम देखते हैं लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था। इस प्रश्न के उत्तर में आपका होगा दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट सुननी पड़ती थी, हर तरह के बेगा ढोनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। दादी की अनोखी घड़ी किसे कहा, उसके बारे में दीपू को क्या बताया। इस प्रश्न का उत्तर आप करोगे। तो दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है, असली आराम तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो ये हमें जगह देता है। दादी की घड़ी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम ज़रूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी आँख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है और किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों इसके बाद में पार्ट 3 मेरी वसीयत कक्षा 7 हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए आ जाता है। ये जो आपका पहले प्रश्न है इसमें आप करोगे पुराने रीति रिवाज, बी वाला ऑप्शन। नाकामयाबी शब्द में आपका ना उपसर्ग है। और अगला आपको दिया है मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। तो देश प्रेम की और एकता की भावना झलकती है। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बनाए। इसी तरह के शब्द हमें बनाना है। तो ना प्लस समझ ना समझ और ये नालायक। इसके बाद किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताना है। तो पाठ के आधार पर प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बी उपसर्ग जोड़ करके शब्द। तो बी प्लस ज्ञान विज्ञान होगा, बी प्लस जे विजय बन जाएगा। नेहरू जी ने मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? तो नेहरू जी मरने के बाद कोई भी धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि रस्म समझकर उसमें बंध जाना वह एक धोखा मानते थे। नेहरू जी ने अपनी वसीयत मरने के बाद भस्म को कहाँ डालने की इच्छा व्यक्त की। तो नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म को मुट्ठी भर गंगा में डालने, शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। और देखिए जो आपका 9वां प्रश्न है, जिले की किसी भी नदी की विशेषता आपको लिखनी है। तो ये तीनों बात आपको कर लेने हैं। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ में किन पंक्तियों से पता चलता है, ये आप कर लोगे। इसके बाद में 11वें नंबर का प्रश्न, नेहरू जी ने पुराने रीति रस्मों का विरोध क्यों किया। तो इसलिए विरोध किया क्योंकि वह चाहते थे कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये रस्म हमारे देश के भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखने। ये देखिए यहाँ से आप लिख लोगे। तो जो ये 5 वाक्य आप यहाँ से लिखोगे और एक गांधी जी की पिक्चर आपको छांट करके कहीं से भी लगा लेनी है। पार्ट 4 2 कविताएं आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। धिन धिन दा धमक धमक पंक्ति में अलंकार पूछा है।
तो बी वाला ऑप्शन अनुप्रास अलंकार रहेगा। फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? सी वाला ऑप्शन कदम को। दादुर का कंठ खुला से क्या से? तो वर्षा के आगमन पर कंठ मेंढक जो अपने आवाज़ निकालते हैं उस ध्वनि को यहाँ दादुर का कंठ खुला कहा गया है। मेघबाजी कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करता है? तो मोर जो है नृत्य करने के लिए जाना जाता है। दामिनी शब्द के दो पर्यायवाची लिखने, विद्युत और बिजली होगा। 9 कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोज करके लिखना है। खुला धुला, चंदन बंदन, चमक दमक, रीता वीता, वरस तरस होगा। पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तो वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती, उस मिट्टी की खुशबू आने लगती है, तब वह मिट्टी हरिचंदन के समान लगती है। बादल गुस्से में क्यों लग रहा है? तो गरजने और बिजली चमकने की ध्वनि से बादल गुस्से में लग रहा है। टहनी टहनी में कंदुक समझूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह आपका 10वें प्रश्न का उत्तर। मेघबाजी कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। अब ये आपका हो जाएगा बच्चों। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, ज़रूर से कर लीजिएगा बच्चों, बड़ी मेहनत से आपके लिए ये तैयार करते हैं। वर्षा ऋतु पर आपको 10 वाक्य लिखना है। तो ये 10 वाक्य आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव आ जाता है। ठीक है, तो पार्ट 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्लास 7 हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी के लिए जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसकी पार्ट 5 मध्य प्रदेश की वैभव को सॉल्व कर रहे हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, कहाँ है? डी वाला ऑप्शन मंडला सही रहेगा। अंक शब्द का एक अर्थ हमें बताना है, तो गोद आपका होगा। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? नर्मदा नदी को मोक्षदायिनी कहा गया है। पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? बच्चों, झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी झीलें वगैरह हैं, पानी भी बहुत अधिक है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन आंसर में आप लिखोगे पाठों में झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा गया है। सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्य में क्रिया शब्दों को छांट करके लिखिए। तो खेलना और पढ़ना आपका रहेगा। अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन के नाम से जाना जाता है। बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राई, शेरो, बंधवा और बुंदेली। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां, तो बुंदेली, बघेली, निवाड़ी, मालवी मुख्य बोलियां हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 3 विशेषताएं आप यहाँ से कर लेंगे। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और उनके जिलों के नाम लिखिए। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में है, वन विहार जो भोपाल में है। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग रहते हैं। ठीक है, यह इस प्रकार से करके आप लिखोगे, इसलिए लघु भारत कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर 7वीं क्लास के लिए 1 से 5 तक हम सभी प्रश्नों के सही उत्तर देख चुके हैं। और जो आपकी इसके बाद वाली जो आपकी पाठ है, उनके वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही में और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की वीडियो भी डालती है, जिन्हें आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं।